भाग एक सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता की पहली सांस। धीमी पृष्ठभूमि तानपुरा, मंद हवा या जल की हल्की आवाज। बहुत बहुत पहले की बात है, जब न कोई ताज था, न कोई सिंहासन और न ही किसी राजा की जय जयकार। फिर भी धरती की छाती पर एक सभ्यता सांस ले रही थी। मिट्टी, पानी और शांति के बीच उसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता की धरती शांत मगर सजीव। 5000 वर्ष पहले, जहां आज भारत और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती हैं, वहां उभरे थे कुछ नगर। कोई ऊंचे महल नहीं थे, कोई गगनचुंबी तोरण द्वार नहीं, पर इन नगरों में था अनुशासन, सरलता और सामूहिक जीवन की सादगी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये नगर जैसे ध्यान में बैठे साधु हों। नालियों की भाषा, स्वच्छता की मौन परंपरा। हर घर जुड़ा था एक सुव्यवस्थित नाली से। गलियां समतल ईंटों से सजी थी, जैसे हर व्यक्ति जानता था कैसे रहना है एक दूसरे के साथ। न कोई ऊंच नीच, न कोई अव्यवस्था। सब कुछ शांत, सब कुछ स्वाभाविक, सब कुछ सुंदर। धर्म और प्रतीक, प्रकृति की पूजा। वहां कोई भव्य मंदिर नहीं थे, कोई विशाल मूर्तियां भी नहीं मिली। फिर भी हर मोहर पर अंकित थे वृक्ष, पशु, बैल और एक ध्यानस्थ पुरुष। पूजा थी प्रकृति की, जीवन की, सरल आस्था की। न कोई शोर, न कोई डर, बस विश्वास की मौन धारा। व्यापार और संबंध, चुपचाप जुड़ी दुनिया। लोथल, समुद्र के किनारे बसा एक नगर, जहां से रवाना होते थे छोटे जहाज। मोती, मिट्टी के बर्तन, रेशम, हाथी दांत लेकर सिंधु सभ्यता व्यापार करती थी दूरस्थ देशों तक। कोई घोषणाएं नहीं, पर हर क्रिया में निपुणता और उद्देश्य का गहरा भाव। लिपि आज भी एक मौन रहस्य। अनेक मुहरें मिली, जिन पर खुदे हैं कुछ चिन्ह। एक भाषा जो अब तक कोई समझ नहीं पाया, जैसे कोई गीत जो समय की परतों में छिप गया हो। शायद वे हमें कुछ कहना चाहते थे, पर हम आज भी उसे सुन नहीं पाए हैं। अंत नहीं, बस एक मौन विदाई। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई राजवंश नहीं टूटा। बस लगता है नदियां अपना मार्ग बदल गईं, धरती की सांसें थम सी गईं, और सभ्यता जैसे चुपचाप नींद में विलीन हो गई। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप हड़प्पा की एक गली में बैठे हैं। मिट्टी की दीवारें हैं, सामने बहती नदी है, हवा में नमी है, और दूर कहीं से एक छोटी घंटी की आवाज आती है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ शांति और एक गहरी, सुंदर नींद। भाग 2, वैदिक युग। ऋचाओं की धीमी आवाज। पृष्ठभूमि, मंद वेदपाठ की गूंज, जल की ध्वनि या धीमा बांसुरी संगीत। बहुत समय बीत चुका था। सिंधु की सभ्यता अब शांत हो चुकी थी, और धरती एक नई जागृति के लिए तैयार हो रही थी। गायें चर रही थी, नदियां बह रही थी, और जंगलों में ऋषियों की धुनी से उठता धुआं आकाश की ओर फैलता जा रहा था।
यही था आरंभ वैदिक युग का। अग्नि, वायु और सूर्य, यह काल था मंत्रों का, जहां शब्दों में शक्ति थी और उच्चारण से ही ब्रह्मांड को गति मिलती थी। ऋषि अग्नि को पुकारते थे, वायु से प्रार्थना करते थे और सूर्य को नमस्कार करते थे। वेदों की ऋचाएं पहले कानों से चली, फिर स्मृति में बसी और धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन गई। यज्ञ का सधा हुआ अनुशासन, गांवों के बीचों बीच, कभी किसी चबूतरे पर, कभी किसी नदी के किनारे, धू धू जलती अग्नि के चारों ओर बैठे थे लोग, हाथों में तिल, घी और मंत्र। यज्ञ केवल पूजा नहीं था, वह था प्रकृति से संवाद, पृथ्वी को आभार और आकाश को निमंत्रण। हर आहुति के साथ मन में एक शांति उतरती थी। जीवन का ढांचा 4 आश्रम। यह युग सिखाता था कि जीवन एक यात्रा है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाता है। ब्रह्मचर्य, जहां अध्ययन होता है, गृहस्थ, जहां कर्तव्य निभाए जाते हैं, वानप्रस्थ, जहां संसार से दूरी बनाई जाती है, और संन्यास, जहां आत्मा परम सत्य की ओर लौटती है। हर आश्रम में मन को संयम और आत्मा को दिशा मिलती थी। समाज की संरचना, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत। शरीर के अंगों की तरह समाज के भी अंग थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हर एक अपनी भूमिका में संतुलित। ज्ञान, रक्षा, व्यापार और सेवा, सब मिलकर समाज को चलाते थे। सब व्यवस्था में भाव था, दायित्व का, न कि अहंकार का। स्त्रियां वेदों की आवाज में। वैदिक युग की स्त्रियां पढ़ती थी, लेख लिखती थी और यज्ञों में भाग लेती थी। लोपामुद्रा, घोषा, गार्गी, मैत्रेयी, ये नाम केवल इतिहास नहीं है, ये उस युग की चेतना का परिचय है, जहां स्त्री मंत्र बोलती थी और उत्तर देती थी ऋषियों को, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। प्रकृति से रिश्ता। वृक्षों को देवता माना जाता था, नदियां माताएं थीं और वनों में भगवान बसते थे। कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि हवा, सूरज, चंद्रमा, सब पूज्य थे। वेदों में पृथ्वी को माता कहा गया और आकाश को पिता। यह केवल शब्द नहीं थे, यह था प्रकृति के साथ जीवंत रिश्ता। वेद, श्रुति की अनसुनी ध्वनि। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद मानव चेतना की गहराई से निकले हुए शब्द थे। कोई किताब नहीं थी, कोई लेखन नहीं, बस स्मृति थी और वाणी। श्रुति, जिसे सुना गया, और स्मृति, जिसे याद रखा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी मंत्र मौखिक रूप में चलते रहे, एक सुर में, एक लय में। युग की समाप्ति, बदलाव की आहट। धीरे धीरे यह युग भी बदलने लगा। नदी के किनारे बसने वाले लोग अब खेत जोतने लगे। आरंभ हुआ था नया समय, जहां शासन, युद्ध और सत्ता का प्रभाव बढ़ने लगा। परंतु वेदों की धीमी ध्वनि अब भी कहीं न कहीं हवा में तैर रही थी, जैसे कोई लोरी जो नींद में भी मन को शांति देती है। अब आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए, आप एक शांत जंगल में बैठे हैं। कहीं पास में एक यज्ञ चल रहा है।
घी की महक है और मंत्रों की गूंज। चारों ओर वृक्ष हैं, मिट्टी गीली है और मन एक अद्भुत शांति से भरता जा रहा है। अब आप धीरे धीरे नींद की ओर बढ़ रहे हैं। भाग 3 महाजनपद और बुद्ध का युग। पृष्ठभूमि धीमी शांति, हल्की बांसुरी या पक्षियों की ध्वनि। भारत अब धीरे धीरे एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा था। छोटे छोटे गांवों से आगे अब बड़े बड़े जनसमूह बनने लगे थे। जन और पद। जहां जन थे वहां विचार थे, जहां विचार थे वहां सत्ता भी थी। यही थे महाजनपद। 16 महाजनपद। भारत भूमि पर उस समय 16 प्रमुख जनपद थे। मगध, कोशल, अवंती, कुरु, वज्जी, मल्ल, गांधार, काशी, चेदी, पंचाल। हर एक की अपनी संस्कृति, अपना शासक और अपनी शक्ति। इन राज्यों में कहीं राजा थे तो कहीं गणराज्य, जहां कुछ में जनता भाग लेती थी शासन में, तो कहीं केवल राजवंश चलता था। सत्ता का यह नया रूप भारत के भविष्य की नींव रखने जा रहा था। मगध की शक्ति। इन सभी में सबसे शक्तिशाली था मगध। यह क्षेत्र था उपजाऊ, गंगा और सोन नदियों से सिंचित, और यहाँ के शासक बिंबिसार और अजातशत्रु नीति और युद्ध दोनों में निपुण थे। बिंबिसार ने विवाह और संधियों से राज्य बढ़ाया। अजातशत्रु ने युद्धों के द्वारा मगध की राजधानी, राजगृह और फिर पाटलिपुत्र धीरे धीरे भारतीय राजनीति का केंद्र बन गई। महात्मा बुद्ध का जन्म। इसी समय भारत में हुआ एक गहरा जागरण। लुम्बिनी में जन्मे एक राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्हें संसार ने जाना बुद्ध के नाम से। उन्होंने देखा जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु, और उन्हीं प्रश्नों की खोज में उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया। वर्षों तक तप, ध्यान और आत्मचिंतन के बाद बोध गया कि एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें मिला ज्ञान। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने कोई ईश्वर नहीं बताया, उन्होंने बताया जीवन का सत्य। दुआठ है, दुख का कारण है, दुख का अंत है और दुख से मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। न अधिक सुख, न कठोर तप, बस संतुलन। उनका धर्म था करुणा, ध्यान और शांति। संग और उपदेश। बुद्ध ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, उन्होंने बनाया संघ। साधुओं और सामान्य लोगों के लिए समान मार्ग। वे गांव गांव घूमते, ध्यान सिखाते, प्रश्नों के उत्तर देते। उनकी वाणी थी पाली में, सरल जनभाषा, जिसे हर कोई समझ सके। उन्होंने छुआछूत, जात पात और आडंबर को नकारा, सिर्फ जीवन और चेतना को स्वीकार किया। वैशाली और वज्जी गणराज्य। इस काल में वैशाली नगर बहुत प्रसिद्ध हुआ। यहाँ था वज्जी गणराज्य, जहाँ सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि सभा और परिषद में फैली थी। प्रशासन में निर्णय सामूहिक होते थे, हर सदस्य की राय ली जाती थी। यह गणराज्य भारत की प्राचीन लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण था। अजातशत्रु और वैशाली का संघर्ष। मगध का राजा अजातशत्रु वज्जी के लोकतंत्र से चिंतित था। उसने वैशाली को जीतने की योजना बनाई, पर यह आसान नहीं था। वज्जी संघ की एकता उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। अंततः लंबे समय तक चाले चलकर अजातशत्रु ने यह राज्य जीत लिया।
लेकिन इस संघर्ष ने दिखा दिया कि लोकतंत्र और राजतंत्र की सोच में कितना अंतर था। बुद्ध की अंतिम यात्रा। बुद्ध का अंतिम प्रवास कुशीनगर, जहां उन्होंने अंतिम उपदेश दिए और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उनकी चिता के चारों ओर 8 राजा खड़े थे। हर कोई उनकी अस्थियां मांग रहा था। बुद्ध अब देह में नहीं थे, लेकिन उनके विचार हर दिशा में फैल चुके थे। धर्मचक्र की गति। बुद्ध के उपदेश अब सीमाओं से निकलकर भारत से श्रीलंका, म्यांमार, चीन, जापान तक जा पहुंचे। ध्यान, शांति और करुणा का यह मार्ग अब समस्त विश्व में फैलने वाला था। भारत अब केवल भूमि नहीं रहा, वह विचारों की जन्मभूमि बन चुका था। अब विश्राम का समय है। आप किसी शांत बौद्ध विहार में हैं। चारों ओर दीपक जल रहे हैं, घंटियां बज रही हैं और मंद मंद हवा बह रही है। आपकी आंखें भारी हो रही हैं। मन शांत है, शरीर हल्का है। अब नींद आने को है। भाग 4। मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक। भारत की धरती पर एक बार फिर सत्ता बदलने लगी थी। गंगा घाटी में कहीं पुराने साम्राज्यों की थकान उतर रही थी और एक नई शक्ति चुपचाप आकार ले रही थी। उस शक्ति का नाम था मौर्य साम्राज्य और इसके पीछे थे एक चाणक्य की दूरदृष्टि, एक चंद्रगुप्त की निर्भीकता और एक अशोक की चेतना। नंद वंश का पतन और चंद्रगुप्त का उदय। पाटलिपुत्र में उस समय नंद वंश का शासन था। सत्ता में अहंकार था, धन था, लेकिन दिशा नहीं थी। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण, जिन्हें अपमानित किया गया, पर अपमान उनके लिए अंत नहीं, आरंभ बन गया। उन्होंने एक युवा को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य, एक सामान्य परिवार से आया लड़का, जिसकी आंखों में भविष्य की चमक थी। चाणक्य नीति और साम्राज्य की नींव। चाणक्य ने नीतिशास्त्र की रचना की, जिसे आज हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। शासन कैसा हो, कर प्रणाली कैसी हो, राजा कैसे निर्णय ले, सब कुछ इस ग्रंथ में था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध को मुक्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सिकंदर का आगमन और चंद्रगुप्त की तैयारी। इसी समय पश्चिम से आया था सिकंदर। उसकी सेनाएं पंजाब तक आ पहुंची थी। किंतु भारत की भूमि में केवल युद्ध नहीं था। यहाँ थी रणनीति, यहाँ था धैर्य। चंद्रगुप्त ने एक के बाद एक ग्रीक शासकों को हराया। सेल्यूकस नामक सेनापति से युद्ध के बाद समझौता हुआ और एक ग्रीक राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह भी। भारत अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आ चुका था। बिंदुसार और सत्ता का विस्तार। चंद्रगुप्त के पश्चात सिंहासन पर बैठे बिंदुसार। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण तक बढ़ाया, कर्नाटक और आंध्र तक। मौर्य ध्वज लहराने लगा। उनका शासन शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी संतानों में था अशांत भविष्य। अशोक का प्रारंभिक जीवन। बिंदुसार के पुत्रों में एक थे अशोक, कठोर, निर्णायक और युद्धकला में निपुण। उनका आरंभिक जीवन था रणभूमि से भरा हुआ। पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ और अंततः अशोक बने सम्राट अशोक महान। कलिंग युद्ध, अशोक का अंत और आरंभ। अशोक ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, परंतु फिर उन्होंने किया कलिंग पर आक्रमण।
यह युद्ध जितना निर्णायक था उतना ही विनाशकारी। हजारों लोग मारे गए, नदियां लाल हो गई और सम्राट अशोक की आंखों में आंसू आ गए। इस युद्ध ने उनका हृदय बदल दिया, बौद्ध धर्म की ओर। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने त्यागा हिंसा का मार्ग और अपनाया बुद्ध का दर्शन। उन्होंने जीवन को समझा, करुणा को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रचारक बन गए। उन्होंने स्तंभ बनवाए, शिलालेखों में अपने विचार लिखवाए, जनता के साथ संवाद स्थापित किया। धर्म अब केवल पूजा नहीं, बल्कि व्यवहार और नीति का रूप बन गया। धम्म के शिलालेख, अशोक के संदेश पहाड़ियों पर खुदवाए गए, शिलाओं पर अंकित हुए, जैसे समय को एक चुपचाप संदेश देते हों। उनके स्तंभों पर खुदा था धम्म। धम्म का अर्थ धन नहीं, बल्कि सदाचार, दया और सहिष्णुता। यह संदेश सीमाओं से परे पहुंचा, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान तक। अशोक का अंत सम्राट से साधक। सम्राट अशोक शक्तिशाली राजा से धीरे धीरे एक शांत साधक बन गए। उन्होंने जीवन को त्यागा नहीं, उसे समझा। अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने केवल सेवा की, विकास की और आत्मा की। अब आंखें बंद कीजिए, कल्पना कीजिए, आप एक पत्थर के स्तंभ के पास खड़े हैं। हवा में हल्के अक्षर तैर रहे हैं और एक सम्राट की शांति आपके भीतर उतर रही है। अब नींद धीरे धीरे आपके मन में समा रही है। भाग 4, मौर्य साम्राज्य और सम्राट अशोक। भारत की धरती पर एक बार फिर सत्ता बदलने लगी थी। गंगा घाटी में कहीं पुराने साम्राज्यों की थकान उतर रही थी और एक नई शक्ति चुपचाप आकार ले रही थी। उस शक्ति का नाम था मौर्य साम्राज्य और इसके पीछे थे एक चाणक्य की दूरदृष्टि, एक चंद्रगुप्त की निर्भीकता और एक अशोक की चेतना। नंद वंश का पतन और चंद्रगुप्त का उदय। पाटलिपुत्र में उस समय नंद वंश का शासन था। सत्ता में अहंकार था, धन था, लेकिन दिशा नहीं थी। चाणक्य एक विद्वान ब्राह्मण, जिन्हें अपमानित किया गया, पर अपमान उनके लिए अंत नहीं, आरंभ बन गया। उन्होंने एक युवा को तैयार किया, चंद्रगुप्त मौर्य, एक सामान्य परिवार से आया लड़का, जिसकी आंखों में भविष्य की चमक थी। चाणक्य नीति और साम्राज्य की नींव। चाणक्य ने नीतिशास्त्र की रचना की, जिसे आज हम अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। शासन कैसा हो, कर प्रणाली कैसी हो, राजा कैसे निर्णय ले, सब कुछ इस ग्रंथ में था। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में मगध को मुक्त किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। सिकंदर का आगमन और चंद्रगुप्त की तैयारी। इसी समय पश्चिम से आया था सिकंदर। उसकी सेनाएं पंजाब तक आ पहुंची थी। किंतु भारत की भूमि में केवल युद्ध नहीं था, यहाँ थी रणनीति, यहाँ था धैर्य। चंद्रगुप्त ने एक के बाद एक ग्रीक शासकों को हराया। सेल्यूकस नामक सेनापति से युद्ध के बाद समझौता हुआ और एक ग्रीक राजकुमारी से चंद्रगुप्त का विवाह भी। भारत अब बाहरी दुनिया के संपर्क में आ चुका था। बिंदुसार और सत्ता का विस्तार। चंद्रगुप्त के पश्चात सिंहासन पर बैठे बिंदुसार। उन्होंने साम्राज्य को दक्षिण तक बढ़ाया, कर्नाटक और आंध्र तक।
मौर्य ध्वज लहराने लगा। उनका शासन शांतिपूर्ण था, लेकिन उनकी संतानों में था अशांत भविष्य। अशोक का प्रारंभिक जीवन। बिंदुसार के पुत्रों में एक थे अशोक, कठोर, निर्णायक और युद्धकला में निपुण। उनका आरंभिक जीवन था रणभूमि से भरा हुआ। पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष हुआ और अंततः अशोक बने सम्राट अशोक महान। कलिंग युद्ध, अशोक का अंत और आरंभ। अशोक ने साम्राज्य को सुदृढ़ किया, परंतु फिर उन्होंने किया कलिंग पर आक्रमण। यह युद्ध जितना निर्णायक था, उतना ही विनाशकारी। वह सूर्य की परिक्रमा करती है। उन्होंने पाई का मान निकाला, गणित को शून्य का सिद्धांत दिया। वराहमिहिर ने खगोलशास्त्र को विस्तार दिया। चरक और सुश्रुत की चिकित्सा पद्धति फिर से जीवंत हुई। यह युग था ज्ञान की नींव का। समाज और धर्म। गुप्त काल में धर्म और दर्शन साथ साथ बढ़े। हिंदू धर्म को शास्त्रबद्ध रूप मिला। वेद, उपनिषद, पुराण लोक जीवन का हिस्सा बने। बौद्ध धर्म का प्रभाव भी बना रहा, किंतु वह अब विदेशों में ज्यादा फैलने लगा था। मठों में शिक्षा दी जाती थी। विहारों में शांति का अभ्यास होता था। चित्रकला और स्थापत्य। इस युग में अजंता की गुफाएं बनी। गुफाओं की दीवारों पर चित्रों ने जीवन पा लिया। संवेदनाएं रंगों में बहने लगी। गर्भगृह, मंडप और शिखर मंदिरों की स्थापत्य कला अब स्थायित्व और भव्यता का प्रतीक बन चुकी थी। शांति का वातावरण। इस काल में व्यापार भी फला फूला। सड़कें बनी, नौकाएं चलीं, विदेशी यात्री आए। फाहियान, एक चीनी यात्री, भारत आया और यहाँ की समृद्धि देख आश्चर्यचकित रह गया। यह काल था जहाँ जीवन में शांति थी और विचारों में गहराई। गुप्त साम्राज्य का पतन। समय की रेखा कभी सीधी नहीं चलती। हूणों के आक्रमण, राजनीतिक विघटन और आंतरिक संघर्ष ने इस स्वर्ण युग को भी झुका दिया। धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य का प्रकाश मंद पड़ने लगा, लेकिन उनकी विरासत हमेशा के लिए अमर हो गई। अब आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए, आप किसी शांत मंदिर में हैं। कालिदास की कविता की लय में बांसुरी की धीमी धुन सुनते हुए गुफा की दीवारों पर बनी चित्रकला आपको घेर रही है। अब नींद आने को है। आप गुप्त साम्राज्य के सपनों में बहते जा रहे हैं। भाग 6। दक्षिण भारत की महान सभ्यताएं। चोल, पांड्य और चेर वंश। जब उत्तर भारत मौर्य और गुप्त साम्राज्यों की छाया में पनप रहा था, उसी समय भारत के दक्षिणी छोर पर कुछ और ही स्वर गूंज रहे थे। ये स्वर थे समुद्र की लहरों जैसे, कभी शांत, कभी गर्जन करते हुए यहां जन्म ले रही थीं। चोल, पांड्य और चेर जैसी शक्तिशाली और गौरवशाली सभ्यताएं। तीनों वंशों का प्राचीन वैभव। इन वंशों का इतिहास वैदिक काल जितना ही प्राचीन था। पांड्य मदुरै के आसपास, चेर केरल और पश्चिमी घाटों में, चोल कावेरी के किनारे बसे हुए। इन तीनों को साथ में कहा जाता था मूवेंदर, यानी 3 राजाओं का युग। इनका शासन धर्म, व्यापार, साहित्य और कला हर दिशा में फैला हुआ था। पांड्य वंश मदुरै की छाया में
पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। यह नगर केवल राजनीतिक केंद्र नहीं था, बल्कि काव्य, संगीत और मंदिरों का केंद्र भी। यहाँ हुआ संगम युग का जन्म। संगम, जहाँ कवि एकत्र होते थे, जहाँ तमिल भाषा ने अपना गौरव पाया। पांड्य शासकों ने इन कवियों और विचारों को पूरा संरक्षण दिया। संगम साहित्य। संगम साहित्य दक्षिण भारत की आत्मा है। इन कविताओं में है प्रेम, युद्ध, प्रकृति और जीवन के रंग। यह साहित्य इतिहास नहीं कहता, बल्कि इतिहास को महसूस कराता है। हर पंक्ति में समुद्र की गंध है, कावेरी की धारा है और एक स्त्री की प्रतीक्षा भी। चेर वंश वनों और मसालों की भूमि। चेर वंश ने शासन किया। आज के केरल और पश्चिमी तट पर यह क्षेत्र हरा भरा, जलवायु से संपन्न और मसालों का व्यापारिक केंद्र था। विदेशी व्यापारी अरब, रोमन और ग्रीक यहाँ तक पहुँचे। मुसिरिस और तंडी जैसे बंदरगाहों से भारत का संसार से जुड़ाव बना। चेरों का सांस्कृतिक योगदान। चेर शासकों ने संस्कृति को संरक्षण दिया। कला, शिल्प और मंदिर स्थापत्य में वे दक्ष थे। संस्कृत और तमिल दोनों भाषाओं को आदर मिला। यह वंश भी बौद्ध और जैन परंपराओं से जुड़ा था और सहिष्णुता इसकी पहचान थी। चोल वंश समुद्र से संकल्प तक। चोल वंश शायद दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली और दीर्घकालीन वंश रहा। इनकी राजधानी थी उरयूर, फिर तंजावुर। कावेरी के किनारे चोल साम्राज्य पनपा और समय के साथ साथ समुद्र पार तक फैल गया। राजराज चोल और राजेंद्र चोल। राजराज चोल एक महान शासक और स्थापत्य प्रेमी। उन्होंने बनवाया बृहदीश्वर मंदिर, जो आज भी तमिल वास्तुकला की शान है। उनके पुत्र राजेंद्र चोल ने तो सीमाएं ही पार कर दी। उन्होंने श्रीलंका, अंडमान, मलाया और सुमात्रा तक अपना परचम लहराया। यह कोई साधारण विजय नहीं थी, बल्कि भारत का समुद्री जागरण था। मंदिर और स्थापत्य। चोल मंदिर पत्थरों में कविता की तरह है। बृहदीश्वर, गंगाकोंड चोलपुरम, ऐरावतेश्वर, हर मंदिर एक काव्य है। यहाँ नृत्य है, शिव की मुद्रा है और ब्रह्मांड का रहस्य भी। इन मंदिरों में संगीत गूंजता है, शिव तांडव की लय में। प्रशासन और जीवन शैली। चोल शासकों का प्रशासन विकेंद्रित और सुनियोजित था। ग्राम पंचायतें कार्यरत थीं। लेखन, कर प्रणाली और भूमि रिकॉर्ड सभी व्यवस्थित थे। स्त्रियां सम्मानित थीं। शिक्षा का आदर था और हर गांव एक कला का केंद्र लगता था। धर्म और सौहार्द। दक्षिण भारत में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म साथ साथ पनपे। यहाँ सहिष्णुता थी, तर्क था और साधना भी। शिव, विष्णु, बुद्ध, जिन सभी को समर्पित मंदिर बने। यह भूमि थी अनेकता में समरसता की। व्यापार और समुद्री संबंध। चोलों और चेरों ने समुद्री व्यापार को नई ऊंचाई दी। चीन, अरब, दक्षिण पूर्व एशिया से सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध स्थापित हुए। जहाजों के साथ केवल मसाले नहीं, बल्कि विचार और परंपराएं भी।
दूर दूर तक पहुंची। धीरे धीरे काल चक्र घूमा। समय का पहिया आगे बढ़ता गया। राजवंश बदले, सभ्यताएं ढलीं, किंतु दक्षिण भारत की यह सांस्कृतिक गहराई आज भी जीवित है। संगम की कविताएं, चोलों के मंदिर, पांडे की कहानियां, हर एक अब भी हवा में गूंज रही हैं। अब विश्राम की ओर बढ़िए। आप एक प्राचीन चोल मंदिर में हैं। शंख की ध्वनि धीरे धीरे दूर जा रही है। दीपक की लौ मंद हो रही है और मंदिर की नक्काशी आपके सपनों में उतर रही है। आप गहराई से शांति की ओर नींद में प्रवेश कर रहे हैं। भाग 7 दिल्ली सल्तनत का युग। शांत और सुलझे लहजे में नींद के लिए। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत की भूमि पर धीरे धीरे एक नया अध्याय खुल रहा था। वक्त था 12वीं शताब्दी का। पश्चिम से आती हवाओं के साथ कुछ नए नाम, कुछ नए लोग भारत की धरती से जुड़ने लगे थे। उनमें एक नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो एक साधारण दास था, लेकिन समय ने उसे दिल्ली की गद्दी तक पहुंचा दिया। वहीं से शुरू हुआ एक लंबा, धीमा, बदलता हुआ युग, जिसे हम कहते हैं दिल्ली सल्तनत। यह कोई एक दिन की कहानी नहीं थी। यह सदियों में फैली हुई एक यात्रा थी, जहां सुल्तान बदले, राजधानियां बदली, लेकिन हर बदलाव धीरे धीरे, शांति से इतिहास में दर्ज होता गया। कुतुब मीनार आज भी खड़ा है, चुपचाप, जैसे उस गुजरे हुए युग की एक शांत गवाही देता हो। फिर आए इल्तुतमिश, सधे हुए, समझदार शासक। उन्होंने शासन को ठहराव दिया, एक रूप, एक दिशा दी। और फिर धीरे से दिल्ली की गद्दी पर बैठीं रज़िया सुल्तान। वो एक स्त्री थी, मजबूत, नर्म, लेकिन उनका सफर छोटा था। उनकी आवाज अब इतिहास की शांत परतों में कहीं खो चुकी है। फिर चला समय का चक्र और दिल्ली पहुंची खिलजी वंश के हाथों में। सबसे प्रभावशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी। वो दूरदृष्टि वाला था, लेकिन उसका अंदाज कठोर था। फिर भी उसने मंगोलों को दूर रखा, बाजार को संयम में रखा और अपनी सत्ता को मजबूती दी। फिर आया एक और मोड़, तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक। उसका मन कुछ ज्यादा ही तेज चलता था। राजधानी बदलना चाहता था, सिक्के भी बदल दिए, पर सब कुछ शायद बहुत जल्दी करना चाहता था। और फिर धीरे धीरे वक्त बहता गया। शासक आते गए, जाते गए। फिरोज शाह तुगलक शांत था। उसने नहरें बनवाईं, अस्पताल खोले और ज्ञान को फैलाया। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, सल्तनत थकने लगी। लोदी वंश के साथ वह अंत की ओर बढ़ रही थी। इब्राहिम लोदी के शासन में अंदरूनी असंतोष था। और तभी एक नया नाम आया, बाबर। पानीपत की मिट्टी पर एक नई सुबह हुई और दिल्ली सल्तनत की लंबी, धीमी यात्रा वहीं पूर्ण विराम पर आकर शांति से ठहर गई। लेकिन उस युग की हवाएं, उसके पत्थर, उसकी भाषा, उसकी इमारतें अब भी सोई नहीं हैं। वो आज भी हैं,
कहीं ना कहीं हमारी सांसों में, हमारे सपनों में। और अब जब आप अपनी आंखें धीरे धीरे मूंदते हैं तो वो सब बातें मानो फिर से जी उठती हैं। दिल्ली की हवाएं, कुतुब मीनार की ऊंचाई और उस बीते युग की चुप सी आवाज, सब कुछ धीरे धीरे नींद में उतरता जाता है। भाग 9, मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे ढलता सूरज। नींद लाने वाली बहुत शांत लय में। समय कभी तेज नहीं चलता, कभी रुकता भी नहीं। मुगल साम्राज्य का सूरज जो कभी ऊंचाई पर था, अब धीरे धीरे ढल रहा था। औरंगजेब के बाद वक्त की चाल धीमी हो गई थी। राजधानी वही रही। दिल्ली की हवाओं में अब भी वो गूंज थी, पर गूंज अब कुछ धीमी हो गई थी। शासन में अब पहले जैसी चमक नहीं थी। कभी कोई शहजादा गद्दी पर बैठता, तो कभी कोई वजीर सत्ता का मालिक बन जाता। दिल्ली के किले अब उतने रोशन नहीं रहे। महल की गलियों में भी कुछ थकावट सी भर गई थी। वक्त की चाल में अब विराम आने लगे थे। बहर के शासक अब दूर से ताकते थे। भारत की सोने जैसी जमीन धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में नई नई ताकतें उभर रही थी। दक्षिण में मराठा साम्राज्य था, जो समय के साथ शक्तिशाली हो रहा था। उत्तर पश्चिम से अफगानी आक्रमणकारी भी आने लगे थे। नादिर शाह और फिर अहमद शाह अब्दाली। दिल्ली अब वैसी नहीं रही थी। सुनहरी दीवारों पर धूल जमने लगी थी और शाही बागों में अब खामोशी चुपचाप बैठने लगी थी। उधर बंगाल, अवध, हैदराबाद, इन सब ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनानी शुरू कर दी थी। मुगल बादशाह अब नाम के शासक रह गए थे। कभी तख्त पर बैठा शाह आलम, तो कभी उसके बाद आए बहादुर शाह। उनकी आंखों में इतिहास की थकान थी, जैसे सदियों का भार उनके कंधों पर चुपचाप रखा हो। और फिर एक नई परछाई इस भूमि पर उतरी, बहुत शांत तरीके से, बहुत व्यवस्थित ढंग से। ईस्ट इंडिया कंपनी। उनके पास तलवार नहीं थी, पर उनका दिमाग बहुत तेज था। व्यापार की आड़ में उन्होंने धीरे धीरे प्रशासन संभालना शुरू कर दिया। कभी एक राजा से दोस्ती, कभी दूसरे को लड़वा देना। फिर धीरे धीरे भारत अब सिर्फ भारत नहीं रह गया था, वो एक व्यापार बन गया था। और मुगल साम्राज्य, जो कभी एक विशाल, तेज धड़कता हुआ हृदय था, अब एक शांत, मध्यम, बूढ़ी सांस बन चुका था। कभी किसी मुशायरे की महफिल में, तो कभी किसी सुनसान बाग में वो गुजरे युग की धीमी कहानी अब भी सुनाई देती है। मुगलों की गूंज अब भी है, कभी क्वाली में, कभी कागज की खामोश पंक्तियों में। लेकिन साम्राज्य अब केवल याद है, धूप की एक पुरानी तस्वीर जो धुंधले शीशों में धीरे धीरे झलकती है। अब जब आप अपनी पलकों को बंद करते हैं, तो उन पुराने महलों की परछाइयां आपके चारों ओर उतरने लगती हैं। और वो समय जो बीत गया है, अब सपनों की तरह आपकी नींद में उतर रहा है। धीरे से, बहुत धीरे से। भाग 10, अंग्रेजों का आगमन और भारत में उनका फैलता साया। धीमी लय, बहुत शांत स्वर, नींद लाने वाला। बहुत धीरे, बहुत शांत तरीके से भारत की जमीन पर एक नई छाया उतरने लगी थी। पहले वो व्यापारी बनकर आए, छोटे बड़े जहाजों में,
कुछ कपड़े, कुछ मसाले और बहुत सारी योजनाएं लेकर। कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरू में वो झुके झुके से दिखते थे, शालीनता से बोलते थे, मुस्कुरा कर व्यापार करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी मुस्कान के पीछे छिपा था एक बहुत गहरा इरादा। धीरे धीरे उन्होंने समझना शुरू किया भारत को, उसकी राजनीति को, उसकी विविधता को, और फिर उसी विविधता में से उन्होंने एक दरार ढूंढ निकाली। कभी किसी राजा की मदद, कभी किसी नवाब से युद्ध। फिर प्लासी की लड़ाई हुई सन 1757, जहां सिराजुद्दौला हारा और रॉबर्ट क्लाइव जीता। बस वहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। कंपनी अब व्यापारी नहीं रही, अब वो शासक बन चुकी थी। बंगाल पर उनका अधिकार हुआ, फिर धीरे धीरे अवध, फिर मद्रास, फिर बंबई। एक एक करके भारत के हिस्से उनके नक्शे में उतरते चले गए। पुराने राजा अब नाम के रह गए थे। दिल्ली का बादशाह अब कंपनी का पेंशनर था। महलों में अब शांति नहीं, बल्कि एक धीमा सा डर बैठ गया था। कंपनी ने अपने स्कूल बनाए, अपना न्याय, अपना कानून लाया, और भाषा भी अंग्रेजी। भारत की हवाओं में अब एक नया स्वर गूंजने लगा था। धीरे धीरे लोग बदलने लगे, पहनावा बदला, सोच बदली। कुछ ने विरोध किया, कुछ ने समझौता किया, और भारत अब दो भागों में बंटने लगा। एक भाग जो अतीत से जुड़ा था, और दूसरा जो भविष्य को छूना चाहता था। वहीं कहीं एक कोने में नींद में डूबी दिल्ली अब भी पुराने स्वप्न देख रही थी। पुराने बाजार, पुराने कव्वाल, और उन गलियों में गूंजती गुजरे ज़माने की महक। पर वक्त अब बदल चुका था। कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि हुकूमत बन चुकी थी। और भारत की मिट्टी अब धीरे धीरे उसके नीचे दब रही थी, शब्दों की तरह जो किसी किताब में खो जाए। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करते हो, तो उन दिनों की हल्की धुंधली तस्वीरें तैरती हैं तुम्हारे चारों ओर, जैसे कोई पुरानी दीवारें जिन्हें छूते ही सब बीता समय नींद में उतर आता है। बहुत धीरे, बहुत शांत। भाग 11 1857 की क्रांति। नींद में कांपती एक पुरानी लहर, मुलायम सुर, धीरे बहती कहानी, जैसे लोरी बन जाए। बहुत शांत समय चल रहा था। सब कुछ बाहर से स्थिर दिखता था, लेकिन भारत की मिट्टी के भीतर कुछ हिल रहा था। कुछ पुराना, कुछ पीड़ा भरा, और बहुत कुछ जागने को तैयार। यह कहानी है उस एक साल की, जब भारत की सांसें कुछ तेज चली, फिर बहुत थकी हुई हो गई। साल था 1857। दिल्ली से लेकर कानपुर तक, लखनऊ से झांसी तक, हर जगह कुछ फुसफुसाहटें उठने लगी। कंपनी का शासन अब भारी लगने लगा था। मन के भीतर जो आग थी, वो बुझती नहीं थी, बस धीरे धीरे सुलगती रही। और फिर एक चिंगारी आई, एक कारतूस जिसे मुंह से काटना था,
और यह कहा गया कि उसमें गाय और सूअर की चर्बी है। यह बात सिर्फ एक कारतूस की नहीं थी। यह उस लंबे अपमान, उस घुटती हुई भावना की एक आखिरी बूंद थी। और फिर सब कुछ बदल गया। मेरठ से उठी एक आवाज जो दिल्ली तक पहुंची। बहादुर शाह जफर को फिर से बादशाह बना दिया गया, लेकिन अब उनका साम्राज्य सपनों में ही बचा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एक नन्हा सा शरीर, लेकिन भीतर से तूफान। वो घोड़े पर सवार, अपने छोटे से बेटे को पीठ पर बांधे रणभूमि में कूद पड़ी। कानपुर में नाना साहेब, लखनऊ में बेगम हजरत महल, हर कोई अब इस नींद से जाग चुका था। लेकिन वो जागरण ज्यादा देर टिक नहीं पाया। कंपनी की सेना भारी थी, हथियार मजबूत थे। धीरे धीरे क्रांति दबा दी गई। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उन्हें बर्मा भेज दिया गया, जहां वो बहुत चुपचाप सांझ की तरह अंत में खो गए। लेकिन क्रांति की वो गूंज, उस रात की वो थरथराहट इतिहास की पन्नियों में नहीं, बल्कि सपनों में दर्ज हो गई। अब जब तुम सोने लगते हो तो उन पच्चापों की धीमी आवाज, झांसी की तलवार की परछाई, बेगम की आंखों का दर्द, सब कुछ नींद की सिलवटों में समा जाता है। क्योंकि 1857 सिर्फ एक साल नहीं था, वो एक गहरी सांस थी जो भारत ने ली थी। और अब तुम भी धीरे धीरे उसी सांस के साथ नींद की ओर बह रहे हो, बिल्कुल शांत, जैसे सुबह से पहले की नर्म हवा। भाग 12, स्वतंत्रता की ओर धीमी यात्रा। एकदम कोमल, गहरी सांसों सी बहती कहानी। 1857 के बाद भारत की हवा बदल चुकी थी। कहीं एक थकान थी, कहीं एक चुप्पी, और कहीं कहीं बहुत धीमा, बहुत शांत एक सपना पलने लगा था। स्वतंत्रता। यह सपना तेज नहीं था, न कोई शोर, न कोई तुरही। यह एक धीमा सा विचार था जो हर दिल में धीरे धीरे आकार लेने लगा। अब कंपनी नहीं, ब्रिटिश ताज भारत पर शासन कर रहा था। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। रेलवे की सीटी, डाकघर की खिड़की, स्कूलों में पढ़ाई और अदालतों में गोरों की भाषा। पर इन सबके बीच भारत अपना आप खोज रहा था। कोई था जो कलम से लड़ रहा था, कोई था जो किताबों से सवाल कर रहा था। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इनके शब्द जैसे किसी पुराने मंदिर की घंटियां जो सुबह की नींद में सुनाई दे, धीमे और शुद्ध। फिर आया एक और नाम, मोहनदास करमचंद गांधी। नर्म चाल, साफ नजर और एक विश्वास। उन्होंने अहिंसा का मंत्र दिया, सत्य की मशाल जलाई। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बस चुपचाप दुनिया को बदल दिया। दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन। हर आंदोलन जैसे मन की शांति को छूता एक संकल्प। लोग जेलों में गए, पर मुस्कुराकर, क्योंकि उन्हें पता था यह रात लंबी जरूर है,
पर सुबह अब दूर नहीं। फिर एक दिन आया, 15 अगस्त 1947, जब रात के सन्नाटे में घंटियां बजी और भारत नींद से जाग गया। लेकिन यह जागना भी एक गहरी नींद जैसा था, क्योंकि आजादी के साथ आई थी विभाजन की पीड़ा। लाखों लोग अपने घरों से दूर हुए, कुछ खोया, कुछ पाया। फिर भी भारत खड़ा रहा, क्योंकि उसकी जड़ों में हजारों वर्षों की शांति थी, धैर्य था, प्रार्थना थी। अब जब तुम सोने जा रहे हो, तो यह पूरी यात्रा तुम्हारे चारों ओर बिछ जाती है। हड़प्पा की नदियां, बुद्ध की शांति, मौर्य की गूंज, सल्तनत की परछाइयां, मुगलों की इमारतें, और फिर वो चुपचाप लड़ाई जो हमें आजादी तक ले आई। अब सब शांत है। तुम भी अब अपनी पलकों को बंद करो, क्योंकि भारत की यह कहानी अब तुम्हारे सपनों में है, बहती हुई बहुत धीरे से, जैसे कोई लोरी जो पूरी रात साथ रहेगी।